अध्याय 26 कांग्रेस शासन के 28 माह। अंग्रेजी सरकार के साथ कुछ महीनों की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 1935 के अधिनियम के तहत सरकार में आना स्वीकार कर लिया। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। इनकी गतिविधियों के दिशा निर्देश और इनमें आपस में तालमेल कायम रखने के लिए, साथ ही इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कांग्रेस का प्रांतीयकरण करने की अंग्रेजों की मंशा पूरी न हो सके, एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई। इस परिषद को संसदीय उपसमिति नाम दिया गया। इसके सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद। इस तरह नए प्रयोग की शुरुआत हुई। जो राजनीतिक दल ब्रिटिश सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध था, उसने ऐसे संविधान के अंतर्गत शासन संभाला जिसे ब्रिटिश हुक्मरानों ने बनाया था और जिसमें भारतीय जनता को बहुत कम अधिकार दिए गए थे। इतने पर ही गनीमत नहीं थी। साम्राज्यवादी सरकार भारतीयों के हाथ में जब चाहे इस अधिकार को वापस ले सकती। इस हालत में कांग्रेस को 2 रूपों में काम करना था, प्रांतों में सरकार के रूप में और जहां वास्तविक सत्ता वाली केंद्रीय सरकार थी वहां विरोधी दल के रूप में। कानून और प्रशासन के जरिए प्रांतों में इसको सामाजिक सुधार करना था, लेकिन साथ ही स्वतंत्रता के लिए आगे संघर्ष जारी रखना था और जनता को अगले चरण के व्यापक संघर्ष के लिए तैयार करना भी था। इस तरह ऐतिहासिक रूप से ये एक अभूतपूर्व स्थिति थी जिसमें कांग्रेस को अपनी संघर्ष शांति संघर्ष की रणनीति को असली जामा पहनाना था। सरकार में शामिल होने की बात स्वीकार कर लेने का अर्थ स्पष्ट करते हुए 7 अगस्त 1937 के हरिजन में गांधी जी ने लिखा था, इस काम को सहजता से लेना चाहिए, गंभीरता से नहीं। ये कांटों का ताज है या इसको कांटों का ताज मानना चाहिए। इससे कोई गौरव हासिल होने वाला नहीं है। ये पद इसलिए स्वीकार किए गए हैं ताकि हम ये जान सकें कि जिस गति से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें इनसे तेजी आती है या नहीं। इसके पहले उन्होंने कांग्रेस जनों की सलाह दी थी कि 1935 के अधिनियम का इस तरह उपयोग करना चाहिए जिसकी उनको यानी ब्रिटिश हुक्मरानों को उम्मीद नहीं है, तथा इसको उस रूप में इस्तेमाल करने से अपने को बचाना चाहिए जिस रूप में वे ब्रिटिश लोग चाहते हैं। कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाने से देश का समूचा मनोवैज्ञानिक माहौल ही बदल गया। लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे जनता के शासन और जीत के माहौल में सांस ले रहे हैं। क्या ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि थी कि खादीधारी औरत मर्द जो कल तक जेलों में बंद थे अब सचिवालय में बैठकर शासन चला रहे हैं, और वे अधिकारी जो इन कांग्रेस जनों को जेल में डाला करते हैं अब उनके आदेशों का पालन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने इस उत्साहवर्धक वातावरण को संभवतः बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी पुस्तक भारत की खोज में प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, लोगों को भारी राहत महसूस हुई, जैसे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ऐसा बोझ जिसका दबाव लगातार जनता के ऊपर बना हुआ था। बहुत दिनों से दबी हुई आम जनता की उमंग का ज्वार फूट पड़ा था जिसको हर कहीं देखा जा सकता था। प्रांतीय सरकारों के मुख्यालयों में जो पुरानी नौकरशाही के गढ़ थे, कई तरह के दृश्य देखने को मिले जो इस बात को संकेत रूप में व्यक्त करते थे। अब अचानक गांव और कस्बों से लोगों का झुंड आधमका और इस पवित्र माने जाने वाले परिसर में घुस गया जहां लोग अपनी इच्छा से आते जाते थे। यहां की हर चीज में उनकी दिलचस्पी थी। वे असेंबली भवन में भी घुस गए थे जहां विधानसभा की बैठकें हुआ करती थी। यहां तक कि मंत्रियों के कमरों में भी उन लोगों ने झांक कर देखा। उनको रोकना मुश्किल काम था क्योंकि उन्हें अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बाहरी हैं। उनको लगता था कि जो कुछ यहां है उन सब में उनकी भी भागीदारी है। पुलिस के सिपाही और अर्दली सब निष्क्रिय हो चुके थे। रोबदाब के पुराने प्रतिमान समाप्त हो चुके थे। जो यूरोपीय पोशाक पद और सत्ता का प्रतीक थी अब वो महत्वहीन हो गई थी। विधानमंडल सदस्यों और काफी बड़ी संख्या में आने वाले किसानों और कस्बाइयों के बीच फर्क करना काफी मुश्किल था।
वैकल्पिक शक्ति के रूप में कांग्रेस की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। आगे चलकर जिसको आम जनता के हित का, विशेष रूप से किसानों का ध्यान रखना था। इसी से कांग्रेस को ये दिखाने का मौका भी हाथ लगा कि न केवल ये संघर्ष के दौरान जनसमूह का नेतृत्व कर सकती है, बल्कि जनता के फायदे के लिए राजसत्ता का इस्तेमाल भी कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा दायित्व था, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों के अधिकारों और वित्तीय संसाधनों की सीमाएं थी। वे प्रशासन के मूलतः साम्राज्यवादी स्वरूप को तो नहीं बदल सकते थे, वे किसी क्रांतिकारी युग का सूत्रपात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने अधिकार की छोटी सीमा में और जो कुछ समय उनको मिला था, उनका कार्यकाल 2 वर्ष 4 माह का था। उन्होंने कुछ सुधार के लिए कदम अवश्य उठाए, कुछ राहत पहुंचाने वाले कार्य किए, जनता के हालात में थोड़े बहुत सुधार किए गए ताकि लोगों को आगे आने वाले स्वराज्य की एक झलक मिल सके। कांग्रेस मंत्रियों ने सरल जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने वेतन में भारी कटौती की और इसे 2000 से घटाकर 500 रुपए प्रतिमाह कर दिया। साधारण आदमी भी आसानी से उसके पास पहुंच सकता था। बहुत थोड़े समय में उन्होंने जनता को राहत देने वाले कानून पारित किए। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए कई वायदों को पूरा करने का इन लोगों ने प्रयास किया। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और इन अधिकारों को अधिक विस्तार देने के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता उतनी ही पुरानी थी जितनी की कांग्रेस। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि इस काम में कांग्रेस की उपलब्धि काफी उल्लेखनीय है। प्रांतीय सरकारों ने 1932 में जितने भी आपातकालीन अधिकार जन सुरक्षा अधिनियम के जरिए प्राप्त किए थे, उनको रद्द कर दिया गया। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे गैर कानूनी घोषित किए गए संगठनों तथा पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं पर से प्रतिबंध हटा लिए गए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी पर लगा प्रतिबंध बरकरार रहा। चूंकि ये प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था, इसलिए बिना केंद्र सरकार के आदेश के इसको उठाया नहीं जा सकता था। फिर भी जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थीं, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकते थे। प्रेस पर लगे प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए थे। प्रेस और समाचार पत्रों से जमानत के तौर पर जो पैसा लिया गया था, उसे वापस कर दिया गया और सरकार की ओर से उन पर जो मुकदमे चलाए गए थे, उनको उठा लिया गया। सरकारी विज्ञापन के लिए जिन प्रेसों को काली सूची में दर्ज किया गया था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। जब्त किए गए हथियार वापस कर लिए गए और रद्द किए गए लाइसेंस पुनः बहाल कर दिए गए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लोग सबसे अधिक पुलिस से डरते थे और इसी से लोग घृणा भी करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल के बाद गांधी जी ने 21 अगस्त 1937 को लिखा था, कांग्रेस की विजय को इस बात से मापा जाएगा कि वो पुलिस और फौज को किस सीमा तक प्रभावहीन बनाने में सफलता प्राप्त करती है। कांग्रेस के लिए वर्तमान संविधान को तोड़ने का सर्वोत्तम और एकमात्र तरीका ये है कि वो इस बात को निर्णायक तरीके से साबित कर दे कि वो बिना फौज की मदद के और पुलिस की मदद कम से कम लेकर शासन चला सकती है। कांग्रेस शासित प्रांतों में पुलिस के अधिकारों में कटौती कर दी गई और जनता के बीच दिए जाने वाले व्याख्यानों को रिपोर्ट करना तथा गुप्तचर पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किया जाना रोक दिया गया। कांग्रेस सरकार ने जो काम पहले किए, उनमें से एक काम था हजारों की संख्या में बंदियों और नजरबंद लोगों को रिहा करना तथा राजनीतिक निर्वासन और नजरबंदी से संबंधित आदेशों को रद्द करना। काकोरी तथा अन्य षड्यंत्रों में फंसाए गए लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन संयुक्त प्रांत और बिहार में समस्या ज्यों की त्यों बनी रही, जहां अपराध की सजा भुगत रहे क्रांतिकारी जेल में रह गए, जिन्हें हिंसक गतिविधियों में लपेटा गया था। इनमें से अधिकांश कैदी पहले कालापानी यानी अंडमान की सेल्युलर जेल में भेजे जा चुके थे। इसके बाद जुलाई 1937 में इन लोगों ने जब लंबी भूख हड़ताल की, तब इनको अपने अपने प्रांतों में भेज दिया गया। फरवरी 1938 में संयुक्त प्रांत में 15 और बिहार में 23 इस प्रकार के कैदी थे। इनकी रिहाई के लिए गवर्नरों की स्वीकृति जरूरी थी और गवर्नरों ने इसे मंजूर नहीं किया, लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल इनको रिहा करने के लिए कृत संकल्प था। इसी मुद्दे पर 15 फरवरी को बिहार और संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए।
अंततः विचार विमर्श के जरिए इस समस्या को हल किया गया और मार्च के अंत तक दोनों ही प्रांतों के कैदी रिहा कर दिए गए। इस बात में कांग्रेस शासित और गैर कांग्रेस शासित प्रांतों यानी बंगाल और पंजाब के बीच अंतर बहुत साफ था। गैर कांग्रेस शासित राज्यों में और बंगाल में खासतौर से नागरिक स्वतंत्रता में कटौती जारी रही तथा क्रांतिकारी और नजरबंद कैदियों को बिना मुकदमा चलाए सालों जेल में रखा जाता रहा। इनको छोड़ने के लिए बार बार भूख हड़ताल और जन आंदोलन किए गए। इसके बावजूद इनकी रिहाई नहीं हुई। बंबई में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कर न अदा करने का अभियान चलाया गया था, जिसके कारण कुछ लोगों की जमीनें जब्त कर ली गई थीं। कांग्रेस सरकार ने असली मालिकों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए भी कदम उठाए। इसके लिए भी इस्तीफे की धमकी देनी पड़ी थी। तब कहीं जाकर गवर्नर इसके लिए सहमत हुआ था। 1930 और 1932 के आंदोलनों के दौरान इन आंदोलनों से सहानुभूति रखने की वजह से कुछ बर्खास्त अधिकारियों का पेंशन भत्ता बंद कर दिया गया था। उसे भी दोबारा चालू कर दिया गया। इस प्रकार के मामलों में कांग्रेसी मंत्रियों के कारनामों में कुछ काले धब्बे भी हैं। जुलाई 1937 में एक उत्तेजक भाषण देने के अपराध में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को मद्रास सरकार ने दंडित किया, जो कि उनको बहुत जल्द रिहा कर दिया गया। अक्टूबर 1937 में एक अन्य समाजवादी कांग्रेसी नेता एसएस बाटलीवाला पर राजद्रोह के लिए भड़काने वाला भाषण देने का आरोप लगाकर मद्रास सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हुई। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक विशेष हिस्से में इस बात पर काफी उत्तेजना थी क्योंकि ये कांग्रेस के घोषित विचारों के खिलाफ जाती थी, जिसमें माना गया था कि भाषण के लिए किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, वो भी उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध भाषण करने के लिए तो कतई नहीं। कहा जाता है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक के दौरान मद्रास के तत्कालीन प्रधानमंत्री, आज जिसे राज्यों में मुख्यमंत्री कहा जाता है, उसी को उस जमाने में प्रधानमंत्री कहा जाता था, सी राजगोपालाचारी से नेहरू ने प्रश्न किया, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि यदि मैं मद्रास आऊं और इसी तरह का भाषण दूं तो मुझे भी कैद कर लिया जाएगा? बताते हैं कि राजगोपालाचारी ने कहा था, हाँ, क्यों नहीं। अंततः बाटलीवाला रिहा कर दिए गए। इसके बाद पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में घूम घूम कर उन्होंने उसी तरह के भाषण दिए। ये घटना अपवाद ही साबित हुई, लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत सक्रिय दक्षिणपंथी तत्वों के प्रति इसने शंका के बीज अवश्य बो दिए। दक्षिणपंथी कांग्रेसी मंत्रियों में से कुछ की मनोवृत्ति तो इससे भी ज्यादा खराब थी। मसलन बंबई के तत्कालीन गृह मंत्री के.एम. मुंशी ने, जो कांग्रेस नेतृत्व में कोई विशेष अहमियत नहीं रखते थे, कम्युनिस्टों और वामपंथी कांग्रेसियों पर निगाह रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया। इसके लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू की झिड़की भी सुननी पड़ी। तुम तो अभी से पुलिस अधिकारी बन गए हो। मद्रास सरकार ने भी क्रांतिकारी कांग्रेसियों के पीछे खुफिया पुलिस लगा रखी थी। इन सब के बावजूद बंबई और मद्रास में भी नागरिक स्वतंत्रता का काफी विस्तार हुआ था और इन छोटी मोटी त्रुटियों को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। फिर भी कांग्रेस जनों का अहम तबका इस मुद्दे को लेकर काफी सजग था। इन लोगों ने वामपंथी कांग्रेसियों के नेतृत्व में दक्षिणपंथी कांग्रेस मंत्रियों के ऊपर बराबर दबाव बनाए रखा, जिससे नागरिक स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ न की जाए। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने यथाशीघ्र किसानों और मजदूरों को भी आर्थिक राहत देने की कोशिश की, उनके सामने इस बात का खुलासा करके कि उनकी गरीबी की जड़ें उपनिवेशवादी आर्थिक सामाजिक ढांचा और नीतियां हैं। उनकी राष्ट्रीय भावना को जगाकर, उनकी आर्थिक मांगों के आधार पर जन संघर्ष चलाकर, साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में उनका नेतृत्व करके और उनकी मांगों का समर्थन करके। इसके पहले भी कांग्रेस ने उनका जबरदस्त समर्थन हासिल किया था। चूंकि अब कांग्रेस को एक हद तक सीमित सत्ता और अधिकार प्राप्त थे, इसलिए उनकी आर्थिक हालत सुधारने और कांग्रेस के समर्थन का आधार सुदृढ़ करने के लिए इन अधिकारों का उपयोग जरूरी था। मोटी मोटी बातों को लेकर कृषि सुधारों के लिए कानून बनाने की रणनीति तैयार की गई।
चुनाव घोषणा पत्र में और चुनाव अभियान के दौरान एक मोटी रूपरेखा के अंतर्गत कांग्रेस द्वारा कृषि सुधार कानूनों के लिए रणनीति तैयार की गई। चुनाव घोषणा पत्र में और चुनाव अभियान के दौरान काश्तकारी व्यवस्था में सुधार और लगान, भू राजस्व और कर्जे के बोझ से निजात दिलाकर कृषि सुधार की नीति के प्रति कांग्रेस ने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। कांग्रेस ने अपने ग्रामीण मतदाताओं के सामने इस विषय में बड़े बड़े वायदे करके अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए उनसे कहा था। मतदाताओं ने कांग्रेस की इन बातों को काफी गंभीरता से लिया था। मसलन उत्तर प्रदेश की सरकारी रपटों के मुताबिक प्रतापगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में मतदाता अपने साथ विभिन्न मतदान केंद्रों पर उपले लेकर आए थे, जहां उपलों में आग लगाई गई और काश्तकारों के मुताबिक बेदखली के कागजात हमेशा हमेशा के लिए जला दिए गए। जमींदारी प्रथा को पूरी तरह खत्म करके कांग्रेस ने कृषि ढांचे के कायाकल्प की कोशिश नहीं की। इसके दो कारण थे। 1935 के अधिनियम के मुताबिक प्रांतीय विधायिकाओं के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं थे। इस काम के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों का घोर अभाव था, क्योंकि भारतीय राजस्व के अधिकांश हिस्से का उपयोग भारत सरकार करती थी। कांग्रेसी मंत्रिमंडल मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को हाथ भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार वायसराय अथवा गवर्नरों को ही प्राप्त था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि विभिन्न वर्गों के बीच तालमेल बैठाने की रणनीति के तहत भी ऐसा करना पड़ा था। अनेक वर्गों को साथ लेकर चलाया जाने वाला आंदोलन तभी आगे बढ़ सकता था जब आपस में टकराने वाले हितों के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। उपनिवेशवाद के खिलाफ, जो सबका शत्रु था, भारतीय जन को एकजुट करने के लिए इस प्रकार का तालमेल जरूरी था। इस समय ऐसी नीति की जरूरत थी कि सबको अपने पक्ष में किया जा सके, या कम से कम यथासंभव अधिकाधिक संख्या में भूस्वामी वर्ग को निष्क्रिय किया जा सके, जिससे मुख्य शत्रु को अलग अलग किया जा सके, ताकि भारत में उसको किसी प्रकार का समर्थन न मिले। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था कि देशवासियों के अच्छे खासे तबके की, यानी छोटे छोटे भूस्वामियों की स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भागीदारी थी। उस जमाने के अधिकांश नेता इस तथ्य को स्वीकार करते थे, जैसे बिहार के लड़ाकू किसान नेता स्वामी सहजानंद ने अपने संस्मरण में ये बात दर्ज की है। राष्ट्रीय संगठन के रूप में कांग्रेस सभी वर्गों का मंच है। सभी वर्ग कांग्रेस के अंग हैं। ये संगठन सभी तबकों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस इस बात का दावा भी करती है और ये वांछनीय भी है। कांग्रेस का मुख्य कार्य विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य कायम करना और ऐसा करते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाना है। समय की भी सीमा थी। कांग्रेस के नेतृत्व को पता था कि उनके मंत्रिमंडल की जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। उनकी जल्दी ही हटना होगा, क्योंकि उनकी राजनीति साम्राज्यवाद से टकराव की थी, सहयोग की नहीं। इसी बात को आगे जाकर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में इस प्रकार रखा। इस बात का एहसास हमेशा बना रहता था कि कभी भी संकट पैदा हो सकता है। ये संकट उस परिस्थिति में ही अंतर्निहित था। यहां तक कि जिस समय कांग्रेस ने सत्ता की बागडोर संभाली, तो इसके द्वारा अपनाई गई नीति की जिंदगी का जो मोटा अंदाजा लगाया गया, वो 2 साल से अधिक का नहीं था। 1938 के बाद यूरोप में जब युद्ध के बादल मंडराने लगे, तो समय की ये सीमा और भी साफ हो गई। इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों को काफी तेजी से काम करना पड़ा और जो भी थोड़ा समय उनको मिला, उसी में जहां तक हो सकता था उनको ज्यादा से ज्यादा काम पूरा कर देना था। इसके साथ एक बात और भी थी। लगभग सभी कांग्रेस शासितों राज्यों में, यानी संयुक्त प्रांत, बंबई, बिहार, मद्रास और आसाम, प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला दूसरा सदन आज के विधान परिषदों जैसा भी मौजूद था। इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। इसके सदस्यों का चुनाव अत्यंत सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाता था। जहां विधानसभाओं के लिए मतदाताओं की संख्या 1,75,00,000 थी, वहां विधान परिषदों के लिए मतदाताओं की संख्या 70,000 से भी कम थी। इसलिए विधान परिषदों में भूस्वामी
पूंजीपति और सूदखोरों का वर्चस्व था। इन परिषदों में कांग्रेस अल्पमत में थी। चूंकि किसी भी कानून को पास करवाने के लिए विधानसभा, जिसे निचला सदन भी कहा जाता था, में बहुमत होना ही काफी नहीं था, अतः कांग्रेस को उच्च वर्ग के सदस्यों पर दबाव डालना पड़ता था, उन्हें समझौता भी करना पड़ता था। इस तरह बिहार सरकार ने जमींदारों के साथ काश्तकारी विधेयक पर समझौता किया था, जबकि उत्तर प्रदेश, तब संयुक्त प्रांत था, सरकार को उच्च सदन यानी विधान परिषद में बैठने वाले सूदखोरों और बनियों से इस बात पर समझौता करना पड़ा कि कर्ज संबंधी कानून पारित करने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी, ताकि काश्तकारी संबंधी विधेयक पर उनका समर्थन मिल सके। और अंत में एक बात और, भारत के विभिन्न भागों में कृषि का जो ढांचा था, उसका विकास कई सदियों का नतीजा था। इसका स्वरूप काफी जटिल और उलझा हुआ था। इसके विभिन्न अवयवों के विषय में लोगों को ठीक से जानकारी भी नहीं थी। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी अधिकार, सूदखोरी और कर्ज की समस्या भी किसानों के उत्पादन और आजीविका के साथ अत्यंत जटिल रूप में जुड़ी हुई थी, और इसको सरल तरीके से एक झटके में नहीं हल किया जा सकता था। नतीजतन ढांचे में बदलाव की कोई भी कोशिश बहुत कठिन और समय साध्य तो होनी ही थी, जैसा कि स्वतंत्रता के बाद। ये तथ्य उस समय सामने आया जब भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में कांग्रेसी तथा कम्युनिस्ट लोगों ने कृषि के ढांचे को बदलने की कोशिश की। इन अवरोधों के बीच से गुजरने के बावजूद कांग्रेस मंत्रिमंडलों की कृषि नीति किसानों के हित को बढ़ावा देने में काफी दूर तक सफल रही। इन मंत्रिमंडलों द्वारा बनाए गए कृषि संबंधी कानून विभिन्न प्रांतों में अलग अलग किस्म के थे। कृषि संबंधों की भिन्नता, कांग्रेस का जनाधार, वर्ग संरचना, प्रांतीय कांग्रेस संगठन का दृष्टिकोण और उसका नेतृत्व और किसानों को लामबंद करने की सीमा और उसका स्वरूप आदि इस भिन्नता के मुख्य कारण थे। कुल मिलाकर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जिन सवालों को लिया वे थे काश्तकारी के अधिकार, काश्तकारों के लगान और काश्त की अवधि की सुरक्षा और ग्रामीण कर्ज के सवाल। कांग्रेस मंत्रिमंडलों की उपलब्धियों को संक्षेप में इस प्रकार गिनाया जा सकता है। संयुक्त प्रांत में 1939 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इसमें आगरा और अवध दोनों ही प्रांतों के काश्तकारों को जोतों के लिए पुश्तैनी अधिकार दिए गए थे, जबकि जमींदारों से जमीन बेदखली के अधिकार छीन लिए गए थे। पुश्तैनी काश्तकारों का लगान 10 साल के बाद ही बढ़ाया जा सकता था, जबकि इस अवधि के बाद भी लगान बढ़ाने पर जमींदारों पर रोक लगा दी गई। लगान न देने के कारण किसी भी काश्तकार को न तो कैद किया जा सकता था और न जेल भेजा जा सकता था। नजराना और बेगार जैसे गैर कानूनी कार्य समाप्त कर दिए गए। बिहार में नया काश्तकारी कानून मुख्यतः 1937-38 में ही पारित हुआ था, यानी वहां संयुक्त प्रांत से भी जल्दी पारित हुआ था। कई मामलों में ये अधिनियम संयुक्त प्रांत की तुलना में अधिक क्रांतिकारी था। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। 1911 के बाद लगान में की गई सारी बढ़ोतरी समाप्त कर दी गई। अनुमान लगाया गया कि इसके कारण लगान में 25% की कटौती हुई। यदि मौजूदा लगान की दरों के दौरान अनाज के मूल्यों में कमी आई तो भी लगान में कमी कर दी गई। यदि मिट्टी की उर्वरता कम हो गई अथवा यदि जमींदारों ने सिंचाई की ठीक से व्यवस्था नहीं की तब भी लगान में कमी कर दी गई। भूमि पर काबिज रैयत को इस बात का पूरा अधिकार दिया गया कि लगान का 2% जमींदार को अदा करके वो भूमि का हस्तांतरण कर सकता है। यदि कोई मालगुजार किसी जमीन पर लगातार 12 साल तक खेती करता रहे तो उस जमीन पर उसका काश्तकारी अधिकार हो जाएगा। ये कानून अपने पूर्ववर्ती कानूनों से क्रांतिकारी प्रस्थान बिंदु था। लगान की मौजूदा बकाया राशि काफी कम कर दी गई और इस बकाया राशि पर लगाए गए ब्याज की दर 12.5% से घटाकर 6.25% कर दी गई। ऐसी व्यवस्था की गई कि बटाईगिरी में जमींदार का हिस्सा कुल फसल का 9/20 से ज्यादा नहीं हो सकता था। पिछला बकाया न चुकाने 1929 से 37 के मध्य के कारण जिस जमीन की डिग्री हो चुकी थी, बकाया राशि का आधा भाग अदा करने पर उस जमीन को पुराने काश्तकार को वापस कर देने का प्रावधान किया गया था।
जमींदार के लगान वसूली के अधिकारों में कटौती कर दी गई। इसके लिए अब काश्तकार को न तो बंदी बनाया जा सकता था, न जेल भेजा जा सकता था और न बिना उसकी सहमति से उसकी अचल संपत्ति को ही बेचा जा सकता था। जमींदारों की गैर कानूनी वसूली पर रोक लगा दी गई। इस कानून को तोड़ने का मतलब था 6 महीने की सजा। मालगुजारों को मालगुजारी अदा न कर पाने पर जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। जमींदारों के पास केवल मालगुजारी पाने का अधिकार रह गया था, लेकिन उसे भी बहुत कम कर दिया गया था। उड़ीसा में 1938 में एक काश्तकारी विधेयक पारित किया गया। इसमें जोत के स्वामित्व हस्तांतरण का अधिकार दिया गया था। बकाया लगान पर ब्याज की दर 12.5% से घटाकर 6% कर दी गई थी और काश्तकारों से सब तरह की गैर कानूनी वसूली पर रोक लगा दी गई थी। एक दूसरा विधेयक फरवरी 1918 में पारित किया गया था। इस विधेयक के जरिए जमींदारी वाले सभी इलाकों में लगान दरें घटा दी गई थी। ये वे इलाके थे जो हाल में ही मद्रास प्रेसिडेंसी से हटाकर उड़ीसा को दे दिए गए थे। ये दर उतनी ही रखी गई थी जितनी उसी प्रकार की जमीन के लिए आसपास की रैयतवाड़ी वाले इलाकों में प्रचलित थी। इसके लिए वहां के जमींदारों को 12.5% क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किया गया था। लेकिन गवर्नर ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसके लागू होने से जमींदारों की आमदनी 30 से 60% तक घट गई होती। मद्रास के तत्कालीन राजस्व मंत्री टी प्रकाशम 1872 से 1952 की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने ये सिफारिश की कि स्थायी बंदोबस्त वाले इलाकों में जमीन पर मालिकाना हक जमींदार का नहीं, रैयत का होना चाहिए। इसलिए 1802 में बंदोबस्त के समय लगान की जो दरें तय की गई थीं, उन्हीं को दोबारा लागू किया जाना चाहिए। इसके लागू होने से लगान में 2/3 की कमी हो गई होती और एक तरह से जमींदारी प्रथा का लगभग खात्मा सा हो गया होता। मद्रास के तत्कालीन प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी ने इस रिपोर्ट का पूरी तरह समर्थन दिया। उन्होंने जमींदारों को मुआवजा देने की मांग को ठुकरा दिया। इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जनवरी 1939 में विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इसके पहले कि विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता, मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। बंबई, मध्य भारत तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों की विधानसभाओं में काश्तकारी कानूनों में सुधार के लिए कदम उठाए गए। जमींदारी वाले इलाकों में काश्तकारी की अवधि की सुरक्षा के लिए ऐसा खास तौर से किया गया था। इस प्रकार जमींदारी वाले इलाकों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा कृषि संबंधी कानून बनाने से लाखों काश्तकारों की हालत में सुधार हुआ और इन कानूनों से उन्हें सुरक्षा प्राप्त हुई। लेकिन इससे मूल जमींदारी प्रथा अप्रभावित रही। फिर भी इससे मुख्यतः दोनों प्रकार के काश्तकारों को फायदा हुआ, लेकिन इसमें उप काश्तकारों के हितों को अनदेखा किया गया था। खेत मजदूरों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा था। कुछ तो ऐसा इसलिए हुआ कि किसान सभा इन तबकों को भी अभी तक लामबंद नहीं कर सकी थी और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत सीमित मताधिकार के कारण इनको मतदान का अधिकार भी नहीं मिल पाया था। इसलिए न तो चुनावों के जरिए और न ही किसान आंदोलन के द्वारा ये कांग्रेस मंत्रिमंडल पर दबाव डालने की स्थिति में थे। असम और संयुक्त प्रांत को छोड़कर कांग्रेस सरकारों ने कर्जदारों को राहत दिलाने के लिए कई कठोर अधिनियम पारित किए, जिसमें सूदखोरी को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान थे। इनमें निम्न प्रकार के प्रावधान शामिल थे, जैसे एकत्र हुए ब्याज की रकम का रद्द किया जाना अथवा उस रकम में काफी अधिक कटौती करना। ये कटौती मद्रास में 6.25% थी तथा बंबई और बिहार में 9%। इन सरकारों ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के छोटे मोटे कार्यक्रम भी हाथ में लिए थे। बंबई में तकरीबन 40,000 भूदासों को, इनको वहां दुबला कहा जाता था, मुक्त कराया गया था। बंबई में जंगलों में पशुचारण शुल्क समाप्त कर दिया गया तथा मद्रास में इसमें कटौती की गई। काश्तकारी संबंधी विधेयकों का जहां जमींदारों ने कड़ा विरोध किया, वहीं कर्जा राहत से संबंधित विधेयकों का सूदखोर महाजनों और वकीलों ने मिलकर विरोध किया। हालांकि ये दोनों तबके कांग्रेस के समर्थक थे। वकीलों के विरोध का कारण था सूदखोरी के मुकदमों से होने वाली उनकी मोटी आमदनी।
अध्याय 26 कांग्रेस शासन के 28 माह का शेष भाग अगली फाइल में सुनिए।